ओके जी। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल्स का टॉपिक चल रहा है और थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स की कैटेगरीज हमने स्टार्ट की थी और हमने कहा था कि जो आपको नज़र आ रही है सारी स्टाइल्स को हम पढ़ेंगे। और ये कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे सिंपल आर्किटेक्चर स्टाइल से। ठीक है। और कुछ कह सकते हैं कुछ पुराने आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं और फिर हम यहाँ पे इस फेज पे जब डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल्स पे मूव करेंगे तो ये स्टाइल्स थोड़े से इंटरेस्टिंग है और आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहे हैं वो माइक्रो सर्विसेज क्लाउड सर्विस आर्किटेक्चर ये आर्किटेक्चर स्टाइल्स चल रहे हैं इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। और दूसरा ये हमारे पास इवेंट ड्रिवन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन की थी that was based on hierarchical software architecture styles और फिर हमने डेटा फ्लो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल्स को देखा था। तो हमने अपनी जो बात शुरू की थी वो लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल से स्टार्ट की थी। मैंने कहा था कि दैट वाज अ वेरी सिंपल आर्किटेक्चर स्टाइल जिसका कंसेप्ट सिर्फ ये है कि वी हैव टू डिवाइड आवर सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स और वो हर मॉड्यूल वो उसको हम लेयर्स का बेसिकली नाम दे रहे हैं। ठीक है, लेयर्स आर लाइक मॉड्यूल्स। लेकिन बात उस पर ये की थी कि आपको कुछ अगर इस तरीके से लेयर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो ये लेयर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को भी कह सकते हैं और देयर कैन बी मैनी कंपोनेंट्स इन वन लेयर। ठीक है। लेयर्स के बारे में मजीद ये बात की थी कि हर लेयर जो है, लेट्स से अगर ये लेयर नंबर 2 जो है ये लेयर 1 के साथ कम्युनिकेट कर रही है और लेयर 3 के साथ। ठीक है, तो हर लेयर उस लेयर से जो ऊपर है और उस लेयर की जो बाद में लेयर आती है वो उसके साथ कम्युनिकेशन कर रही है। ठीक है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे हमने बात ही की थी कि दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल। आप कोई भी लेयर आसानी से ऐड कर सकते हो। ठीक है। और ड्रॉबैक ये डिस्कस किया था कि अगर नंबर ऑफ लेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाए और प्रोसेसिंग टाइम या लेटेंसी ज़्यादा हो तो फिर ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि आपकी इस प्रोसेस को चलने के लिए इन तमाम लेयर से गुजरना पड़ेगा। और अगर हर लेयर बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है तो फिर ये जो सिस्टम है ये आपका इतना इंटरेक्टिव नहीं होगा। और यही बात आगे चल के हमने जब दूसरा आर्किटेक्चर स्टाइल स्टार्ट किया था डेटा फ्लो आर्किटेक्चर स्टाइल, तो उसमें हमने बात की थी कि यहाँ पे भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं और काम कुछ इस तरीके से हो रहा है कंपोनेंट बाय कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट 1 कुछ कर रहा है, फिर कंपोनेंट 2 को पास कर रहा है अपना आउटपुट, और फिर कंपोनेंट 3 और कंपोनेंट 4। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया था कि जब लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल में हमने यूजर इंटरेक्टिविटी के बारे में कोई बात नहीं की थी। हमने कहा था कि वो यूजर इंटरेक्टिव हम उसे कंसीडर कर रहे थे, अज्यूम कर रहे थे कि वो यूजर इंटरेक्टिव होगा नंबर ऑफ लेयर्स। लेकिन जो ये डेटा फ्लो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल है, ठीक है, ये भी आपको लगता है कि इट्स प्रीटी सिमिलर लाइक लेयर आर्किटेक्चर स्टाइल। तो ठीक है, इसमें भी लेयर्स है लेकिन इसको जो नाम दिया गया है डेटा फ्लो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, तो ये इसलिए दिया गया है कि इट्स इसका मतलब ये है कि दैट वी आर डीलिंग विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करना है और प्रोसेस करके नेक्स्ट कंपोनेंट को देना है। अब यहाँ पर यह है कि जब हम डेटा की बात कर रहे हैं और लार्ज अमाउंट डेटा की बात करें तो यहाँ पे हम ने एक और बात ऐड की थी कि ये जो है इट डज नॉट प्रोवाइड अस इंटरेक्टिव इंटरफेस। ठीक है, इंटरेक्टिव इंटरफेस का मतलब ये है कि जब आपका तो डेटा भी ज़्यादा है और वो इस तरह कंपोनेंट से गुजर रहा है तो फिर आपको यूजर इंटरेक्टिविटी वो कम इस तरीके से होगी कि हमें इमीडिएट रिस्पांस नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आप लेट से कुछ भी क्वेरी करते हैं आपको फौरन विद इन सेकेंड या मिली सेकेंड आप कह लो आपको रिस्पांस मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस में सॉरी इस तरह के आर्किटेक्चर स्टाइल में फिर हम उस चीज़ को कंसिडर नहीं करते। तो मतलब ये कि ये आर्किटेक्चर स्टाइल आप तब यूज़ करो जब आपको ये कंसर्न ना हो यूज़र इंटरेक्टिविटी या इमीडिएट रिस्पांस आपको जिसकी अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर आप इस आर्किटेक्चर स्टाइल को यूज़ करो। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो और आपने उस डेटा को प्रोसेस करके
कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस था उन दोनों आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में। इसी का ही एक वेरिएंट फिर हमने डिस्कस तो नहीं किया था, मैंने शायद आप लोगों पे कहा था कि आप लोग इसको देख लें। ठीक है, वो पाइप एंड फिल्टर के नाम से। ठीक है, पाइप एंड फिल्टर का बेसिकली कंसेप्ट भी आपके पास इसी तरह डेटा फ्लो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल की तरह है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, वो आपके पास यहाँ पे हम कंकरेंसी ले आए। ठीक है, कंकरेंसी या पैरेललिज्म हम ले आए। वो कैसे कि हमने लेट से ये आपका एक जो है फिल्टर, यहाँ पे इसको नाम फिल्टर दे दिया गया। ठीक है, एक कंपोनेंट को। और पाइप का मतलब ये है कि जिस कनेक्शन के थ्रू डेटा जा रहा है। ठीक है, अब वो कनेक्शन कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर लेट से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो आपके पास वो होगा नेटवर्क के ऊपर होगा। ठीक है, और अगर सिंगल सिंपल कंप्यूटर में तो सिर्फ फंक्शन कॉल्स होंगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको देखो, हम अपने प्रोसेस को लेट से स्पीड अप करने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया, पहले कंपोनेंट से डेटा पास करें दो कंपोनेंट्स को। ठीक है, नजर फिल्टर, इसको 2 नाम दे देते हैं और इसको 3 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे हमें लेट से इस सिस्टम को थोड़ा सा कंकरेंसी से क्या होगा, पैरेलली काम होगा, थोड़ा सिस्टम हमारा स्पीड अप हो जाएगा। तो जस्ट इसमें और उसमें आपके पास ये फर्क है। ठीक है, इसके एग्जांपल में कंपाइलर का मैंने ऐड किया था, ट्रेडिशनल कंपाइलर जो है आपके। ठीक है, वो भी इसकी डेटा फ्लो की दो टाइप्स है, एक आपके पास बैच सीक्वेंशियल है और एक पाइप एंड फिल्टर है। ठीक है, ये इंतहाई सिंपल और इस तरह के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है ना। ठीक है, जिसमें आपको डेटा को प्रोसेस करना, बस इस चीज़ को आप माइंड में रखो। ठीक है, और वो डेटा को प्रोसेस भी करना ऐसा हो जो एक स्टेप में ना होता हो। ठीक है, मैंने आपको इसकी इमेजेस की एग्जांपल दी थी कि इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस हैं। ठीक है, डेटा है ना, तो स्टेप 1 में हम उसमें से इमेजेस में से नॉइज रिमूव करते हैं, स्टेप 2 में से हम एजेस को निकाल के कुछ डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, स्टेप 3 में हम कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के काम जो एक फ्लो में ना होते हो, एक फ्लो में होते हो, एक ही गो में ना होते हो, तो इसलिए इस वहाँ पे हम ये डेटा फ्लो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल्स को यूज करते हैं। ठीक है, यह तो हो गया हमारी ये डेटा फ्लो की कैटेगरी। ठीक है, अब आते हैं डेटा सेंटर्ड एंड शेयर डेटा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, ये इसकी कैटेगरी पे भी हमारे पास दो स्टाइल्स आते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं ब्लैक बोर्ड स्टाइल और एक को कहते हैं रेपोजिटरी स्टाइल। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि डेटा सॉरी शेयर डेटा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या डेटा सेंटर्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, इसका मतलब क्या है। ठीक है, the data center software architecture is characterized by a centralized data store that is shared by all the surrounding components. तो इस पहले जो स्टेटमेंट है, इससे क्या समझ आई, इससे ये समझ आई कि वी हमारा जो डेटा का जो इस स्टाइल का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ये होगा कि वी हैव डेटाबेस। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और कॉमन आर्किटेक्चर स्टाइल है। आप एक नॉर्मल जब एक सॉफ्टवेयर बनता है ना, जिसमें आपके पास लेट से आप वेब आपने पढ़ी या भी पढ़े हो, तो वेब में आपके पास हम कह रहे हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और बैक एंड पे आपके पास डेटाबेस है। तो वो आप ये आर्किटेक्चर स्टाइल को फॉलो कर रहे हो, ये मेरा डेटाबेस है और ये मेरे यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अगर हम अपनी उसकी बात करें, फ्लेक्स की बात करें, ठीक है, तो उसका आर्किटेक्चर स्टाइल भी कुछ इसी तरह से। ठीक है, एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं है कि किसने किस तरह डिजाइन किया, लेकिन अभी तक देखो तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं। क्या है फ्लेक्स में हमारे पास, क्या है, सारा एक डेटाबेस है। ठीक है, जो यहाँ पर है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट पोर्टल, ये आपका फैकल्टी का जो कंपोनेंट है, ये आप इसे एकेडमिक्स कह लो और बाकी जो यूज करें। ठीक है, तो सारे क्या कर रहे हैं, सारे बैक एंड पे डेटाबेस है और उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक जनरल पिक्चर अगर आप फ्लेक्स की देखो तो वो कुछ आपको इस तरह से नजर आ रही है। तो डेटा शेयर डेटा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का भी यही कंसेप्ट है।
अच्छा, इस सॉफ्टवेयर सिस्टम को आप डिकम्पोज करते हो तो दो ही मेजर पोर्शन है, ठीक है। एक आपका डेटाबेस और एक आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और एजेंट्स का नाम भी उसे दिया गया है, ठीक है। एजेंट मीन्स जो कुछ कंपोनेंट को कहते हैं जो कुछ एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन क्या कर रहा है, आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट कुछ एक्शन कर रहे हैं। यहाँ से लेट से ये डेटा को स्टोर कराते हैं, ठीक है, किसी फ्रंट एंड के थ्रू क्यूरी करते हैं तो वहां से रिस्पांस मिलता है, ठीक है। तो ये एजेंट है, ये कुछ एक्शंस कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि डेटा या शेयर डेटा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में जो आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, ठीक है, वो जो है कम्युनिकेट करते हैं किसके थ्रू, थ्रू डेटाबेस, ठीक है। ये जो आपको कंपोनेंट दिखाया ना, कंपोनेंट ए बी सी डी, ठीक है, ये सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, थ्रू डेटाबेस, ठीक है। तो ये डेटाबेस आपका वो सेंट्रलाइज पॉइंट है जिसने इन सब को कनेक्ट किया है, ठीक है। डायरेक्टली ये कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि देखो कंपोनेंट ए को लेट से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कंपोनेंट बी से, तो कंपोनेंट बी ने वही इंफॉर्मेशन डेटाबेस में रखी होगी, ठीक है। तो कंपोनेंट ए वो इंफॉर्मेशन वहां से फेच कर सकता है, ठीक है। तो इनकी इसके अंदर दो स्टाइल आते हैं, ठीक है। एक आपके पास ब्लैक बोर्ड है और एक आपके पास रेपोजिटरी स्टाइल है। ब्लैक बोर्ड स्टाइल का काम थोड़ा सा डिफरेंट है, और अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना वो इस रेपोजिटरी स्टाइल की थी। तो रेपोजिटरी स्टाइल की हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये तो वही बातें होगी सारी, यहाँ पे आती हैं इसकी एग्जांपल को, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, और उसका अगर हम आर्किटेक्चर देखें, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा कि वी हैव अ डेटाबेस, लेट्स से पेशेंट डेटाबेस है और डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फार्मेसी एंड ड्रग प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कुछ भी है, लैब टेस्टिंग एंड फिजिशियन डायग्नोसिस, ठीक है। अब ये जितने कंपोनेंट्स भी हैं ये आपस में डायरेक्टली अटैच नहीं है, ठीक है। ये कंपोनेंट्स अगर कनेक्ट है तो थ्रू दिस सेंट्रलाइज डेटाबेस, ठीक है। लेट्स से आपका जो फिजिशियन है उसने कुछ डायग्नोस किया, ठीक है, अबाउट पेशेंट, तो ये पेशेंट के डेटाबेस में उसने उसकी इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया कि इस पेशेंट को ये मसला ये मसला ये मसला व्हाटएवर जो भी, ठीक है। अच्छा, लैब टेस्टिंग का कंपोनेंट जो है वो उस पेशेंट डेटाबेस के साथ कनेक्ट है, ठीक है। लेट्स से पेशेंट अगर जाता है लैब में तो पेशेंट की आईडी को लैब टेस्टिंग का जो भी कंसर्न बंदा है पेशेंट की आईडी डालेगा, डेटाबेस से डेटा जो फिजिशियन ने यहाँ पे स्टोर किया है वो डेटा आपके इस लैब टेस्टिंग के जो भी कंसर्न बंदा उसको वो फेच कर लेगा, और वो उसके अकॉर्डिंग उसको उसके टेस्ट को कंडक्ट कर लेगा, ठीक है। इसी तरह अगर फिजिशियन ने कुछ मेडिसिन वगैरह रिकमेंड किए, कुछ प्रिस्क्राइब किए, तो वो अगेन इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, डेटाबेस में। और दूसरे एंड पे आपका जो ये फार्मासिस्ट या जो भी ड्रग प्रोसेसिंग जो भी इनका फार्मेसी है वो डेटाबेस से इंफॉर्मेशन फेच करके काम प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब आप देखो ये कंपोनेंट्स सारे क्या कर रहे हैं, ये कंपोनेंट्स सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन थ्रू दिस डेटाबेस। तो अब इसका आपको अगर एक डिसएडवांटेज का हो तो वो आपको इसको देख के क्या नजर आ रहा है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है, कि जितने कंपोनेंट्स भी हैं ये सारे आपस में कनेक्टेड थ्रू दिस डेटाबेस, और अगर डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो वही आपकी बात की सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कि वो सारा सिस्टम आपका जो है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही सिंपल और टिपिकल आर्किटेक्चर स्टाइल है जो आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर सिस्टम में इसी तरह होता है, ठीक है। हमारे पास मेजर दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो कंपोनेंट्स कह सकते हो और एक आपका बैक एंड पे डेटाबेस, ठीक है, बस यही चलता रहता है, ठीक है। यहाँ से डेटा क्यूरी की, डेटा फेच किया, डेटा स्टोर किया, डेटा फेच किया, डेटा स्टोर किया, डेटा फेच किया, इसके अलावा और कुछ भी ये नहीं होता, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर जितना भी डेटाबेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कुछ आप लोगों ने ऐसा काम किया वेब में या किसी भी उसमें, ठीक है, बस वो जितना काम भी किया वो आपको इसी स्टाइल पे आपको अब समझ भी आ गई होगी, वो इसी आर्किटेक्चरल स्टाइल पे, ठीक है। अच्छा, इसके
एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये थ्योरी आप पढ़ लोगे, मैं ये बता चुका हूँ, जो बातें भी इसमें लिखी है ना, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। एक और आपके पास एग्जांपल है, ठीक है। ये आप किसी भी आईडी ही ले लो, ठीक है। आपके पास यहाँ पे भी सेंटर में आपके पास सारा डेटा है, रेपोजिटरी कह लो या डेटा कह लो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और ये सारे कंपोनेंट्स आपके इसी इसी डेटा के थ्रू कनेक्ट है। आपने जो यूएमएल की डायग्राम्स बनाई थी विजुअल पैराडाइम में, ठीक है। तो अगर विजुअल पैराडाइम को भी देखो, ठीक है, तो आपके पास लेट्स से जिन एक कंपोनेंट है यूएमएल एडिटर्स, ठीक है। उसके थ्रू आप क्या करते थे, ये कंपोनेंट आपको डायग्राम बनाने में हेल्प करता है, और उसके बाद आपकी सारी इन्फो यहाँ पर लेट्स से स्टोर हो गई, ठीक है। अच्छा, आपने वो ट्राई तो नहीं किया होगा, लेकिन वहाँ पे विजुअल पैराडाइम में एक ऑप्शन है, आप उससे कोड भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कोड इन टर्म्स ऑफ क्लासेस और फंक्शंस, और डिटेल नहीं होती, क्योंकि हम क्लास डायग्राम में तो सिर्फ फंक्शंस लिखते हैं ना। तो आप उससे सी का कोड भी और सी प्लस प्लस का है और जावा का, दोनों का कोड जनरेट कर सकते हो। तो अगर उसका उस सॉफ्टवेयर का अगर आर्किटेक्चर स्टाइल भी देखो, तो भी आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। कि लेट्स से हमारे पास हमने डायग्राम्स बनाई, क्लास डायग्राम, ठीक है। और क्लास डायग्राम से रिलेटेड लेट्स से 10 क्लासेस थी, 5 क्लासेस के अंदर फंक्शंस थे, तो ये सारी डिटेल आपकी कहाँ पे स्टोर होगी, आपके यहाँ पे रेपोजिटरी या डेटाबेस में, ठीक है। उसका बैकएंड का डेटाबेस है, वो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन डेटा कहाँ स्टोर कर रहा है, ठीक है। और जब आप उससे कोड जनरेट करते हो, ठीक है, उससे आप जब कोड जनरेट करते हो, तो वो इसी डेटाबेस से डेटा फेच करता है, को कितनी क्लासेस हैं, क्लासेस का नाम क्या है, क्या क्या उसमें फंक्शंस हैं, क्या क्या क्लासेस का रिलेशनशिप है, ठीक है। कहीं पे इनहेरिटेंस यूज की हुई, कहीं पे कंपोजिशन, और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको जावा का कोड या सी प्लस प्लस का कोड जनरेट करके दे देता है, ठीक है। कंप्लीट कोड नहीं, उसमें फंक्शन के अंदर की लॉजिक नहीं होती, वो आपको डिफाइन करनी होती, लेकिन आपको ओवरऑल एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी आपकी एग्जांपल हो गई शेयर डेटा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की, ठीक है। एप्लीकेबल डोमेन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज सुटेबल फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का मतलब ये है कि जहाँ पे हमारा काम जो है वो डेटा के साथ ज़्यादा हो, ठीक है। और नॉर्मली हर हर सॉफ्टवेयर सिस्टम पे आपका काम डेटा के साथ होता है, आपका डेटाबेस एंड पे बैक एंड पे होता ही होता है, ठीक है। लेकिन इस डेटाबेस और कंपोनेंट्स के अलावा भी बहुत से और काम होते हैं, ठीक है। अगर आप उसका आर्किटेक्चर दोबारा थोड़ा रिकॉल करो, उबर का आर्किटेक्चर, ठीक है, तो डेटाबेस तो आपको उधर भी नजर आ रहा था, ठीक है। लेकिन वो इंतहाई वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम था, और एक काफी लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, ठीक है। और उसकी नेचर डिफरेंट थी, ठीक है। और वो डिस्ट्रीब्यूटेड था, डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से आपको उसमें बहुत से और कंपोनेंट्स नजर आ रहे थे, लाइक लोड बैलेंसर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसको हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। एडवांटेजेस इसके इस तरह से हैं कि कंपोनेंट्स कैन बी इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब हुआ, कंपोनेंट्स कैन बी इंडिपेंडेंट? ये लेट्स से हम कोई नया कंपोनेंट लाते हैं, ऐड करते हैं, तो उस कंपोनेंट को ऐड करने से हमें हमारा ये कंसर्न नहीं होगा कि बाकी कंपोनेंट्स पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि कंपोनेंट्स आप इसमें इंडिपेंडेंट है। लेकिन उस एक कंपोनेंट को ऐड करने से हमें उस डेटाबेस के करस्पॉन्डिंग चेंजेस को देखना पड़ेगा कि हम अगर ये कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, तो हमारा इंटरेक्शन डेटाबेस के साथ होना है, ठीक है, डायरेक्ट उसके साथ और इनडायरेक्ट बाकी के कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है। अच्छा, changes made by one component can be propagated to all components। इसका क्या मतलब हुआ? एक कंपोनेंट कोई भी चेंज करता है, तो वो चेंज जाके कहाँ पे स्टोर होता है, डेटाबेस में, और बाकी सारे कंपोनेंट्स डेटाबेस के साथ उसके साथ कनेक्ट है, तो ये इंफॉर्मेशन इजीली प्रोपोगेट हो जाती है, ठीक है। मीन्स अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन लेट्स से इन सब तक पहुंचानी है, तो मुझे इसको अलग से मैसेज करना है, इसको अलग से कम्युनिकेट करना, और इसको अलग से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज है। वहाँ सेंट्रलाइज रेपोजिटरी या डेटाबेस में अगर मैं कुछ भी स्टोर करता हूँ, वो सबके पास जाता है, ठीक है।
डिसएडवांटेज इसका वही सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आप जो आपने बताया जैसे, तो वही इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। ठीक है। और अगर ये आपका सेंट्रलाइज सिस्टम अगर आपका किसी भी वजह से इफेक्ट होता है तो आपका पूरा सिस्टम इफेक्ट होगा। ठीक है। इसको अब देखते हैं ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर को। ठीक है। ये भी आपका डेटा शेड आर्किटेक्चर स्टाइल की तरह ही है, लेकिन इसकी नेचर जो है, इसका थोड़ा वर्किंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इस स्टाइल में ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, ये आपके एक्टिव हैं। क्या है? एक्टिव है, मीन्स ये कुछ एक्शन कर रहे हैं। ठीक है। एक्शन आपका डेटाबेस भी कर रहा है, लेकिन उसको हम कहते हैं पैसिव। ये बात सिर्फ अभी नोट करें, जब अभी ये ब्लैक बोर्ड स्टाइल पढ़ेंगे ना, तो ये एक्टिव पैसिव का आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसमें ये है कि ये जो आपका एक्टिव पैसिव का थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर अभी दोनों स्टाइल के बाद ये कंपेयर करेंगे तो समझ आ जाएगी। ये आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं, फिजिशियन डायग्नोसिस एक्सेट्रा, ये आपके एक्टिव है। ये एक्चुअल किसी ये एक्टिव हर वक्त किसी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है। स्टोर कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, और इसी तरह का काम भी कर रहे हैं। अभी जो ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल आपको दिखाऊंगा ना, तो उसमें आपका ये वाला जो है पेशेंट डेटाबेस, वहां पे जो सेंटर में जो चीज होगी वो आपका एक्टिव होगा, बाकी काम आपके पैसिव होंगे। कैसे? उसको भी हम जरा देखते हैं, पहले इस ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल को समझ लेते हैं। ठीक है। दिस आर्किटेक्चर स्टाइल वाज डेवलप या proposed in 1970 फॉर स्पीच रिकग्निशन एप्लीकेशंस। ठीक है। ये आपको जो एआई और जो न्यूरल नेटवर्क्स, ये चीज़ें जो है ना, आपको नज़र ये आ रही है कि ये अभी अभी की है। आपको ऐसा ही लग रहा है ना, ये मशीन लर्निंग और ये जो न्यूरल नेटवर्क के बारे में सुना होगा ना। तो सीनियर साहब पे काम कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, एक नाम को सुनता होगा। क्या चीज़? पर भी नहीं है मशीन लर्निंग। किस उसमें पढ़े हैं? अच्छा, एआई में। सही सही सही। अच्छा, तो ये चीज़ें कोई हाइप अभी इसको मिली है, लेकिन ये चीज़ें कोई अभी की नहीं है, ये बहुत पहले की चीज़ें हैं। ठीक है। लेकिन उस वक्त बस उस वक्त रिसोर्सेज इतने नहीं थे, लेट्स से आपके पास डेटा इतना नहीं था। ठीक है। मशीन इतनी पावरफुल नहीं थी, तो ये चीज़ इतनी बूस्ट नहीं पकड़ सकी। लेकिन फिर अभी एक ट्रेंड चला, लोगों को फिर कहा कि यार ये तो न्यूरल नेटवर्क तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको यूज़ करना चाहिए, और अब सब इसके पीछे लग गए हैं। तो इसी तरह मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ आप देखो कि यह तो बहुत पुरानी है, डजेंट मीन कि इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है। वो आजकल भी न्यूरल नेटवर्क बहुत पुराने हैं, लेकिन आजकल किस किस तरह यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, इस को ये नाम क्यों दिया गया? अब हर आर्किटेक्चर स्टाइल को अगर देखो ना, तो नाम उसको ऐसे ही नहीं दिया गया। सारे नाम उसके साथ कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो इसको ब्लैक बोर्ड का नाम क्यों दिया गया, उसको जरा पहले देखते हैं। ठीक है। ब्लैक बोर्ड मीन्स, ये तो व्हाइट बोर्ड है ना, इसी बोर्ड की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, दिस द वर्ड ब्लैक बोर्ड कम्स फ्रॉम क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है। टीचर्स एंड स्टूडेंट कैन शेयर डेटा इन सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स विया ब्लैक बोर्ड। मतलब टीचर एंड स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो इस बोर्ड पे कर रहे हैं। ठीक है। कैसे करते हैं? मैं लेट से यहाँ पे कोई बोर्ड पे कोई प्रॉब्लम लिखता हूँ आपके लिए, कुछ भी। ठीक है। आप सब उसको क्या कर रहे हो? देख रहे हो, और हर कोई इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, और फिर कुछ टाइम बाद मुझे रिपोर्ट दे देता है कि ये हमने सॉल्व किया। ठीक है। ये बात तो समझ आ गई ना? ये आर्किटेक्चर स्टाइल भी इसी तरह काम करता है। ठीक है। अभी इसकी एग्जांपल जरा देखते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर्स प्ले द रोल ऑफ एजेंट्स। एजेंट्स मीन कंपोनेंट्स जो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एक्शन कर रहे हैं। ठीक है। दे कैन वर्क इन पैरेलल एंड इंडिपेंडेंटली ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है। हाउ, कैसे, उसको जरा देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे तीन आपको कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन तीन, एक तीसरा ऐसे ही कंट्रोलर चलो ऑप्शन, लेकिन जो मेन जो दो इसके कंपोनेंट्स है ना, वो एक आपके पास ब्लैक बोर्ड है। ठीक है। और दूसरा आपके पास
नॉलेज सोर्स, ठीक है, नॉलेज सोर्स कह लो या उसको एजेंट्स कह लो, ठीक है। अभी ब्लैक बोर्ड इज लाइक शेयर्ड डेटा स्टोर कह लो आप, या कोई भी कंपोनेंट जो कि शेयर्ड है, जिसके साथ बाकी सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट है। जैसे वहां पे थे ना डेटाबेस के केस में, वो सारे कंपोनेंट्स थे और वो सेंट्रलाइज आपके रेपो के साथ, और सॉरी रेपोजिटरी या डेटाबेस के साथ वो कनेक्ट है। इसी तरह यहाँ पे भी वही चीज है। अच्छा, इसकी एक और हम इसकी पिक्चर देखते हैं, वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। जैसे मैंने कहा कि अब इसको स्टूडेंट टीचर के साथ रिलेट करते हैं। किसी भी, लेट्स से मैं इस ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है, मैंने इस ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा। अब मैंने जो ही लिखा, तो ये जो आपका ब्लैक बोर्ड है, ये आपका आप कह लो कि एक तरह से ट्रिगर हुआ, ठीक है, और इसने कुछ इवेंट जनरेट किए, एजेंट 1 को भी पास कर दिया, मतलब आपको भी, एजेंट 2 को भी, और इसी तरह एजेंट 3 को भी। अब आप तीनों ने क्या किया, आप तीनों ने प्रोसेस किया, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और वापस मुझे रिप्लाई दे दिया। इसी तरह इस सॉफ्टवेयर, इस आर्किटेक्चर स्टाइल पे भी जब सॉफ्टवेयर सिस्टम बनता है, तो क्लाइंट से, लेट्स से क्लाइंट कोई भी एक्शन कर रहा है, ठीक है, तो वो जाता है किसके पास, वो इस ब्लैक बोर्ड पे, उसको आप यूं कह लो कि उस ब्लैक बोर्ड पे वो पब्लिश कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, और वो ब्लैक बोर्ड आगे मजीद 3 4 5 6 जितने भी कंपोनेंट, जितने भी एजेंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट है, इन्फॉर्मेशन उनको पास करता है, सारे प्रोसेसिंग करते हैं, और फिर आपको क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड में कोई आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो एक चीज तो ये है कि इस आर्किटेक्चर स्टाइल को देखो, तो एक काम तो ये हो रहा है आपके पास कि ये, लेट्स से जितने एजेंट्स हैं, ये सारे मिलके एक प्रॉब्लम पे भी काम कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। बात समझ आ गई? काम आपका क्या हो रहा है, पैरेलल भी हो रहा है। अगर एजेंट 1 एजेंट 2 एजेंट 3 को, तीनों को मैं एक ही प्रॉब्लम पे लगा दूं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, कोई एक तो सॉल्व कर लेगा ना, कोई एक तो मुझे बेस्ट रिजल्ट दे देगा ना, ये फायदा भी हो सकता है इससे। अगर आप इसी इसी प्रॉपर एग्जांपल भी देखते हैं जो अभी यहाँ पे ऐड की, जिसमें मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में, इसको अगर आप इस आर्किटेक्चर स्टाइल के साथ कंपेयर करो, तो कहाँ गया, इसके साथ, तो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? ये उसका उलट है। यहाँ पे आप देखो, मैंने कहा था कि ये आपके कंपोनेंट्स क्या है, एक्टिव है, मीन सबसे पहले ये एक्टिव होते हैं, ये कुछ प्रोसेसिंग करके डेटाबेस में डेटा से स्टोर किया, फेच किया, और वो काम कर रहे हैं, वो डेटाबेस आपका पैसिव है। वहां पे इसका क्या था, इसका ऑपोजिट था। वो जो आपका सेंटर में जो आपका कंपोनेंट है, जिसे हम ब्लैक बोर्ड कह रहे हैं, वो क्या है, वो एक्टिव है। हर वक्त उस पे कोई इंफॉर्मेशन आती है और वो फिर आगे किसको, बाकी कंपोनेंट्स को पास करता है, ठीक है। तो अब देखो, दोनों में, दोनों शेयर्ड आर्किटेक्चर है, दोनों में सेंटर में कुछ है, ठीक है, जो बाकियों को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन एक एक्टिव पैसिव वॉइस में था, एक आपके पास पैसिव एक्टिव वॉइस में। अगर उसको देखो, उसको अपोजिट करके देखो, तो आर्किटेक्चर स्टाइल को चेंज करने से आपको देखो फायदा क्या नजर आ रहा है, फायदा नजर आ रहा है इन दोनों स्टाइल्स में। उसको देखो और इसको देखो, तो ये कहाँ यूजफुल आपको लगता है? क्या चीज? हाँ, जहाँ पे लेट से हमारे पास कुछ ऐसा, ऐसी प्रोसेसिंग है जो एक कंपोनेंट आपका नहीं कर सकता, डिफरेंट कंपोनेंट्स कर रहे हैं, तो हम इंफॉर्मेशन को डिफरेंट कंपोनेंट्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो कुछ प्रोसेसिंग करके हमें क्या दे रहे हैं, हमें एक आउटपुट दे रहे हैं। तो अब देखो, आर्किटेक्चर कंपोनेंट, उसमें भी दो थे मेजर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स एंड शेयर डेटा। यहाँ पे भी दो कंपोनेंट्स हैं, मेजर दो कंपोनेंट्स, एक तो ये एजेंट्स हो गए और एक आपके ये सेंट्रलाइज जो डेटा स्टोर है, ब्लैक बोर्ड जिसे कह रहे हैं। लेकिन दोनों का काम करने का जो वो है, तरीका है, वो क्या है, डिफरेंट है। और थोड़ी सी चेंजेस करने से आप देखो हमें कितना फर्क नजर आ रहा है, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम्स में हमें अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है, हम देखने की यार ये एक काम जो है हम कितने और कंपोनेंट्स को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो दूसरा है डेटाबेस, तो उसकी वर्किंग नेचर कुछ और तरीके से, ठीक है। वो वर्किंग नेचर ऐसी कैसे है कि हम कहते हैं कि एक ने कुछ काम किया डेटाबेस में, वो इन्फॉर्मेशन रख दी, दूसरे ने अगर चाहिए थी तो दूसरे ने उसको उठा के ये काम किया। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल को एक बुक से ही मैंने ली है, ठीक है, अच्छी एग्जांपल थी,
समझने के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी और एग्जांपल्स भी आपको देता हूँ। आप अभी एआई पढ़ रहे हो ना, ठीक है। तो जब तक मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है, ये वो है सिनारियो है, तब तक आप इसको भी समझो। तब तक अपने माइंड में ये सोचो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहाँ पे हम इस आर्किटेक्चर स्टाइल को यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो स्टार्ट में मैंने कहा ना, ये जो बना है तो ये किसके लिए बना था, ये तो एक तो ये बन गया ना स्पीच रिकग्निशन सिस्टम के एप्लीकेशंस के लिए। दूसरा कहता है इमेज पैटर्न रिकग्निशन के लिए, वेदर ब्रॉडकास्ट सिस्टम के लिए, ठीक है। वेदर ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स के लिए कैसे यूज होगा? लेट्स से आपको अगर वेदर से रिलेटेड कोई प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है, तो कितने एजेंट्स होंगे आपके? डिफरेंट एजेंट्स होंगे, डिफरेंट सोर्सेज से हमें कुछ कैलकुलेशन चाहिए होंगी, ठीक है। तो उसमें आप देखो क्या होगा। ये आपका ब्लैक बोर्ड, लेट्स से कोई नई क्यूरी आई, ठीक है, और ये क्यूरी डिफरेंट एजेंट्स को फॉरवर्ड कर दी गई, उसने प्रोसेस किया, हमें एक रिप्लाई दे दिया। बात समझ आ गई? तो आप अब एआई के उसमें आप सोचो, एआई में कोई ऐसी एग्जांपल कि कहाँ पे ये आर्किटेक्चर स्टाइल फिट हो सकता है। तब तक आप ये सोचो, तब तक हम इस स्टाइल को इस केस स्टडी को समझते हैं, ठीक है। ये कहना है कि आपका लेट्स से एक क्लाइंट है, ठीक है, ट्रेवल कंसल्टिंग सिस्टम, ठीक है, ट्रेवल कंसल्टिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ट्रैवल कंसल्टिंग सिस्टम में कह रहा है कि आपका लेट्स से कंपोनेंट है क्लाइंट का, लेट्स से क्लाइंट कोई भी आपको रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट आपकी जा रही है इस ट्रैवल रिजर्वेशन सिस्टम के पास। ये ट्रैवल रिजर्वेशन सिस्टम आपका क्या है? ब्लैक बोर्ड, ठीक है। जब भी इस ब्लैक बोर्ड पे कोई इवेंट आता है, मतलब जब भी ये ब्लैक बोर्ड तब ट्रिगर होता है जब कोई भी यूजर की तरफ से कोई भी क्यूरी आती है, ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रैवल रिजर्वेशन सिस्टम क्या कर रहा है, इसने हमें क्या करना है, हमने इसको क्यूरी की, इसने हमें कुछ डेटा या कुछ रिस्पांस देना है। लेकिन ये रिस्पांस कैसे देता है? ये रिस्पांस जो हम इससे जो क्यूरी करते हैं, ये आगे ब्रॉडकास्ट करता है किसको? जो जो इसके कंपोनेंट्स है डिफरेंट जगह पे, लेट्स से हम कंसीडर करें होंगे, लाइक एक कंपोनेंट इसका एयर एजेंट। ये जो यूजर ने क्यूरी की कि लेट्स से मैं यहाँ से यूएस या स्विट्जरलैंड कहाँ जाना चाहता हूँ, तो या ये उसके यूजर ने कुछ क्यूरी दी ना, कितने दिन के लिए जाना चाहता हूँ, ठीक है, बजट मेरा क्या है, कितने दिन स्टे करूंगा, ठीक है। तो इसने ये क्यूरी आगे ब्रॉडकास्ट कर दी एयर एजेंट को, ठीक है, कि इन डेज में कौन कौन सी लेट्स से फ्लाइट्स अवेलेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो इन्फॉर्मेशन उसने इसको यहाँ से लाकर दे दी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास है ये क्या लिखा है, होटल एजेंट, ठीक है। जिस सिटी में जाना चाहता है, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से होटल्स लेट्स से इसने जो बजट बनाया उसके मुताबिक हैं, ठीक है। इसी तरह ऑटो एजेंट मींस के क्या, उधर जाएगा तो इसको वहाँ घूमने फिरने के लिए कोई कार वगैरह कोई सर्विस मिलेगी, ठीक है, एक एग्जांपल है, ठीक है। अब आप देखो इसी तरह फिर यहाँ पे एक बिलिंग, ये क्या लिखा है, बिलिंग एजेंट, ठीक है। तो अब देखो एक क्यूरी रिजर्वेशन सिस्टम के पास आई, वो खुद इसको प्रोसेस नहीं कर सकता था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसको डिफरेंट सोर्सेज से चाहिए थी। तो वो आगे डिफरेंट और एजेंट्स के साथ कनेक्ट था और कंपोनेंट्स के साथ, ये क्यूरी उसने सबको पास की और उसने क्या दी, उसके अकॉर्डिंग जो जो इसने मांगा वो रिस्पांस इसको वापस मिला, और वो रिस्पांस को कंबाइन करके इसने वापस किसको दे दिया, क्लाइंट को, ठीक है। तब आप देखो, जब आपके पास ऐसा सिस्टम जिस पे प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा क्या हो, इन्वॉल्व हो, प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, और उस प्रोसेसिंग को हम क्या करते हैं, एजेंट वन एजेंट टू एजेंट थ्री इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ काम आप करो, कुछ काम मैं, आप कुछ काम नहीं। जब भी यूजर की तरफ से क्यूरी आई, वो सबको क्या कर दिया जाता है, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, और वो फिर उस पर प्रोसेस करके हमें कुछ रिप्लाई दे देता है, ठीक है। तो आप देखो इसको और उसको देखो, ये शेयर्ड डेटा जो सिंपल आर्किटेक्चर दोनों का वो ठीक है, लेकिन थोड़े से आर्किटेक्चर स्टाइल में चेंजेस करके हमने उसको अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कर लिया, और उससे हमें बेनिफिट्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस भी हमारा काफी क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अच्छा बस ये सब बात लिखी। अच्छा, अब आपसे मैंने पूछा था कि आप अच्छा ये तो मैंने, आप बताएं, मतलब
आपको कोई एग्जांपल एआई से रिलेटेड कोई ऐसी माइंड में आ रही है जहाँ पे आपको ये आर्किटेक्चरल स्टाइल फिट नजर आ रहा हो? एक तो ये सिंपल ट्रेवल एजेंट की बात कर दी है, तो एआई में नहीं आ रही। वेदर फोरकास्ट सिस्टम के बारे में बता दिया। इमेज पैटर्न रिकग्निशन, उसमें ये काम कैसे हो सकता है? चलो उसको छोड़े, आप कुछ और एआई के बारे में कुछ, अभी एआई की डिफरेंट एप्लीकेशंस पड़ी होंगी ना, कुछ सोचे कहीं कहीं पे ये फिट हो सकता है ये आर्किटेक्चर स्टाइल? हाँ, गेमिंग। हाँ, गेमिंग में कैसे हो जाए होगा ये आर्किटेक्चर? इसको देख के भी बताएं। ब्लैक बोर्ड की जगह पे क्या होगा? एक आपका मेन कंपोनेंट होगा, ठीक है। जब भी कोई इवेंट आता है तो वो एजेंट्स को डिफरेंट इंफॉर्मेशन पास करेगा। वो हर एजेंट क्या कर रहा है गेमिंग में, ये बता दे, ठीक है। एक एक एजेंट लेट से, अगर वो कार है, अगर कार की गेम है, ठीक है, तो एक एजेंट हमको, हम कार कह रहे हैं, ठीक है, एक एजेंट उस पर काम कर रहा है, दूसरा एजेंट वो आपने क्या स्ट्रीट्स वगैरह सर्च कर रहा है, वो उस पर काम कर रहा है, तीसरा कुछ और काम कर रहा है, और सब मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल आप जी जी। स्मार्टफोन्स में, स्मार्ट होम्स में, स्मार्ट होम में इसको किधर ड्रा करके एज्यूम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्मार्ट होम में देखो, हम कहते हैं कि ये हमारे डिफरेंट अप्लायंसेस है, ये आप इसमें कनेक्ट है, ठीक है। लेट्स से ये ओवन है, ये टीवी है, ये लाइट्स। स्मार्ट होम का तो ये काम है ना कि डिफरेंट अप्लायंसेस आप इसमें कनेक्ट है। और दूसरा आप ये कह रहे हो कि आप घर से दूर से आप कहीं से मोबाइल के थ्रू, किसी ऐप के थ्रू आप इन अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सको, ठीक है। तो वहां पे ये कैसे फिट आएगा? लाइक लेट से आपने मोबाइल से किया, ऑन ऑफ किया, ठीक है। यहाँ से एक क्वेरी गई, वहां से उसने उसको ऑन ऑफ कर दिया, लेट से लाइट्स ही ऑफ कर दिया। तो इसमें तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा कहीं पे फिट होता हुआ। ठीक है, तो ये काम कैसे हो रहा है कि ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट उसको पास हो रही है? ये कैसे हो रहा है इसमें? हम्म। ठीक है, हाँ, इस तरह कह सकते हैं कि लेट से यूजर ने कुछ स्मार्ट होम के उसमें यूजर ने यहाँ से कुछ क्यूरी की जो यहाँ पे गई, ठीक है। अब इस क्यूरी के अकॉर्डिंग उसने कहा कि भाई ये क्यूरी आई है, उसने ये इन्फॉर्मेशन इन सबको ब्रॉडकास्ट कर दी, भाई तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। लेट से यूजर ने कोई ऐसी क्यूरी की जिसकी बेस से मल्टीपल एक्शन होने थे। लेट से कि यूजर जा रहा है घर से कहीं दूर, और वो चाहता है कि घर के सारे अप्लायंसेस भी ऑफ हो जाए, घर का सिक्योरिटी लॉक, घर का जो दरवाजा है उससे भी एग्जिट कर रहे हैं, उस पर भी लॉक लग जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा क्या क्या, लेकिन डिफरेंट चीजें। तो उस केस में ये हो सकता है कि जब यूजर ने क्वेरी की, ये जितने भी और कंपोनेंट्स हैं उसको ये इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर दीजिए कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, ठीक है। तो वहां पे आपके पास ये जो एजेंट्स है ना, इसकी जगह आपके पास हो सकते हैं कौन से कंपोनेंट्स? माइक्रो कंट्रोलर्स, रास्पबेरी पाइस कह लो, या आर्डिनो नोड एमसीयू वगैरह यूनिट्स, वो कहीं पे लगे होंगे। ये इन्फॉर्मेशन उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, आप ये एक्शन करो, आप ये एक्शन करो, आप ये एक्शन करो, ठीक है। तो अभी इसमें ये चीज फिट हो गई। तो फिर अगेन कि जब भी हम कोई आर्किटेक्चर स्टाइल को यूज करते हैं तो क्यों यूज करते हैं? हम देखते हैं कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें फिट आता है कि नहीं, ठीक है। तो अभी हमने जो सिनारियो देखा, तो उसमें हमें ये यूजफुल नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं मेरे जो माइंड में एआई की जो एग्जांपल आई थी वो ये थी रोबोट्स की, ठीक है। अगर रोबोट को हम देखें तो वो इस आर्किटेक्चर स्टाइल पे काम कर सकता है। हाँ, उसके जितने सारे बॉडी पार्ट्स है उसको हम लेट से एजेंट कह रहे हैं। लेट से रोबोट ने अगर इस एनवायरनमेंट में कोई एक्शन लेना है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब भी कोई लेट से इवेंट ट्रिगर होता है,
तो उसके फीट की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए एक कंपोनेंट, ठीक है, उसके हैंड्स की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक वो, ठीक है, उसकी जो यहाँ पे कैमरास लगे होंगे विजन के लिए उसको कंट्रोल करने का एक कंपोनेंट। तो वहां पे भी ये काम, ये एप्लीकेशन आपके पास हो सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक समझ आ गया ना रोबोट के उसमें कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, suitable for solving complex problems such as AI problems where no present solution exists। इसका क्या मतलब? एआई में कोई सर्चिंग प्रॉब्लम वगैरह अभी पड़ी है या? हाँ, पड़ी। अच्छा, ये जैसे स्टार्ट में कहा कि अगर यहाँ पे आ जाओ इस पॉइंट पे, दे कैन ऑल वर्क इन पैरेलल एंड इंडिपेंडेंट ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये बेस्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? बेस्ट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि देखिए, मेन जब ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करते हो एजेंट 1, एजेंट 2, एजेंट 3 को, ठीक है, तीनों जो है हम कह रहे हैं कि वो तीनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों क्या है, डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो शायद कुछ क्यूरीज ऐसी आती हैं जिस पे एजेंट 1 में जो अल्गोरिथम हमने फाइंड किया है, ठीक है, या जो हमने डिप्लॉय किया है वो जल्दी एग्जीक्यूट होता है। कुछ में एजेंट 2 पे जो हमने अल्गोरिथम डिप्लॉय किया, कुछ पे वो अच्छा काम करता है और कुछ पे वो अच्छा काम करता है। तो तीनों को हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, तीनों में से कोई एक तो हमें बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करके जल्दी दे देते हैं ना। तो जहाँ पे वो हमें बेस्ट सोल्यूशन मिल जाता है वहां पे हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, दूसरे भी अपना काम करना स्टॉप कर देते हैं। तो पैरेलल होने की वजह से ये है कि आप ऐसी प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसमें आप बेस्ट सोल्यूशन चाहते हो, ठीक है, तो अब बारी बारी एक ही को डिप्लॉय करके चेक करना। तो यहाँ पे हम कहते हैं अब ये चीज इसमें वेरिएशन आ रही है, तो ये प्रॉब्लम तीनों को वो कर लो, ठीक है, तीनों में से कोई एक तो हमें बेस्ट सोल्यूशन या विद इन टाइम रिस्पॉन्स दे देगा। तो जिसने रिस्पॉन्स दे दिया उसको हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया आपका ये भी। अच्छा, अब एक और आर्किटेक्चर स्टाइल आया है जिसका नाम ऐसा है कि आपको कि अब इसमें नया क्या, ये तो हम फ्रॉम द फर्स्ट आर्किटेक्चर स्टाइल कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है, कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो लेड आर्किटेक्चर स्टाइल में भी कंपोनेंट्स हैं, बाकी सब में भी कंपोनेंट्स हैं, सब में कंपोनेंट्स हैं। तो इसको अलग से नाम क्यों दिया गया है, कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो अभी इसको बताता हूँ कि इसको अलग से क्यों मैंने रखा है या इसको क्यों। इसकी वजह ये देखिए, कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो हमारा अभी जो मेन फोकस है वो तो हर आर्किटेक्चर स्टाइल में कंपोनेंट्स पे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे किन कंपोनेंट्स पे होता है? यहाँ पे हम लेट्स से कह देते हैं कि हमारे पास कुछ रेडीमेड कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी बने होते हैं, उनको यूज करना, ठीक है। जैसे जैसे वर्डप्रेस का तो आपको पता होगा ना, ठीक है। वर्डप्रेस और ऐसे जो सीएमएस है, ठीक है, ये किसने कहा है? आपको नहीं पता वर्डप्रेस? वेब आपने पढ़ लिया है या पढ़ रहे हो और आपको वर्डप्रेस का नहीं पता? पता होगा, बस ऐसी ड्रामे कर रहे हो। अच्छा देखिए, वर्डप्रेस में हमें जो ये डिफरेंट सीएमएस है, डिफरेंट प्लगइन्स मिलते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर ई कॉमर्स रिलेटेड कोई एक्टिविटीज है उसके प्लगइन्स हमें मिल जाएंगे। टैबलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, थीम की बात नहीं कर रहा, वो दो और चीज़ है। लेकिन प्लगइन्स मीन्स जो एक्चुअली कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कुछ फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम ऐसे कंपोनेंट्स को देखते हैं, ठीक है, कि क्या ऐसे कंपोनेंट्स जो हम जो सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, इसमें ये लेट्स से फंक्शनलिटीज है, क्या इसके लिए मार्केट में कोई ऑलरेडी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है? अगर कर रहा है, अच्छा भी है, सारे लोग उसे यूज कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों ना उसे यूज करें, बजाय इसके खुद से उसको बनाएं। और लेट्स से खुद से उसको बनाएंगे, टाइम भी लगेगा, कास्ट तो दोनों इस पे हमारी भी लगेगी, उधर भी लगेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे उस अप्रोच की तरफ हमारा फोकस है। तो यहाँ पे ये जनरल सी बातें ये आप खुद देखोगे, इसमें मैं नहीं जा रहा, मैं आपको इसमें काम काम की जो बातें हैं वो आपको मैं इसमें बताता हूँ, ठीक है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना, ठीक है, उसको कहते हैं कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स, ठीक है, दोज कंपोनेंट्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। तो हम उन कंपोनेंट्स के लिए सर्च करते हैं कि अगर क्या हमें हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई कंपोनेंट मिल रहा है जो ऑलरेडी बना है तो हम उसको यूज करें। लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ठीक है।
उस कंपोनेंट को फिर अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना, ठीक है। या कभी उन कंपोनेंट्स में हमें चेंजेस करनी पड़ जाए थोड़ी, तो हर कंपोनेंट में तो चेंजेस नहीं कर सकते। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जरा जी, ठीक है, थोड़ा सा शफलिंग करके पढ़ रहे हैं लेकिन आपको बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है व्हाइट बॉक्स रैपिंग, ठीक है। वो कंपोनेंट्स जिसके साथ हमें उसका कोड भी अवेलेबल हो, ठीक है, और जिसके कोड में चेंजेस कर सके हम, उसे हम कहते हैं व्हाइट बॉक्स रैपिंग, ठीक है। लेकिन कहता है कि जो कॉट्स के प्रोडक्ट्स हैं, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स, वो नॉर्मली आपको कोड के साथ अवेलेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी उनका तो ये प्रोडक्ट है ना, उन्होंने बेचने के लिए एक चीज बनाई है। तो अब अगर वो अपना कोड भी आपको लेट्स से दे दे, ठीक है, और उस कोड में आप चेंजेस कर सको, तो आप कॉपी करके आप नए प्रोडक्ट बना सकते हो। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको कोड भी साथ में ही दिखे, ठीक है। तो इसे कहते हैं व्हाइट बॉक्स रैपिंग, ठीक है। तो आप जब कोई कंपोनेंट यूज करो तो आप ये उसके एस्पेक्ट देखोगे कि क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर व्हाइट बॉक्स रैपिंग नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास एक और होता है जिसे कहते हैं ग्रे बॉक्स रैपिंग, ठीक है। ग्रे बॉक्स रैपिंग में ये है कि हमें उस कंपोनेंट को यूज करने के लिए कोई एपीआईज वगैरह दे दी जाती है कि आप इसके थ्रू इस कंपोनेंट को, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं इस कंपोनेंट के थ्रू, आप इस एपीआई के थ्रू आप उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और एक तीसरा तरीका ये है जिसे हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स रैपिंग, ठीक है। इसको जरा देखें कि इसमें क्या है। प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग एट द कंपोनेंट इंटरफेस टू रिमूव मास कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसकी एग्जांपल क्या है, देखिए इसकी एग्जांपल ऐसी है ना कि ये मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, ये कंपोनेंट है, और मैंने पहले भी शायद ये एग्जांपल कहीं पे दी थी, मुझे याद नहीं। मेरे सिस्टम में HDMI पोर्ट है, ठीक है, और जो लेट्स से मल्टीमीडिया लगा है वहां पे केबल जो VG है, तो उसकी इंटरनल डिटेल्स मुझे नहीं पता, मेरी इंटरनल डिटेल्स, इसकी डिटेल्स तो मुझे पता है लेकिन उसकी तो मुझे नहीं पता। कैसे इनके दरमियान कम्युनिकेट करें, मैं उसकी अंदर उसका केबल को चेंज नहीं कर सकता, लेट्स से उसका सोर्स कोड मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इनकी कम्युनिकेशन करने के लिए, इनके दरमियान इंटरेक्शन करने के लिए क्या करें, तो हम फिर एक वो कन्वर्टर, एक थर्ड पार्टी, एक नई चीज कंपोनेंट हम एक और यूज करते हैं, कोर कंपोनेंट बनाते हैं जो उसके अकॉर्डिंग हो, क्योंकि हमारा सिस्टम उस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग नहीं बना और वो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बना। लेकिन अब हमने उस सिस्टम को देख लिया कि यार ये सिस्टम की क्या डिमांड है, तो हम उसके लिए एक और कंपोनेंट बना के वो जो कंफ्लिक्ट है ना उसको क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल में हम जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन कंपोनेंट्स की जो मार्केट में लेट से ऑलरेडी अवेलेबल है और हम उन्हें यूज करना चाहते हैं, नंबर वन ये। नंबर टू ये कि हम लेट से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं एक सॉफ्टवेयर, लेट से सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर जो बना रही है, ठीक है, तो वो लेट से उसने अकाउंटिंग रिलेटेड कोई कोई भी सिस्टम बनाया, ठीक है, एक मॉड्यूल उसका था, ठीक है। तो वो मॉड्यूल उसने उसको एक कंपोनेंट बना के कहीं पर स्टोर कर दिया। स्टोर करने से मतलब कहीं पे अपने पास उसने ये रख दिया, ठीक है। क्यों? ताकि लेट से जब वो कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उनको इसी तरह की सिमिलर चीजें चाहिए, तो वो दोबारा से ना बना सके, वो इन्हीं कंपोनेंट्स को वहां पे क्या कर सके, रीयूज कर सके। बात समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंपोनेंट आर्किटेक्चर स्टाइल में हमने ये बातें की है, ठीक है। बाकी कंपोनेंट्स तो हर उसमें कंपोनेंट्स है। ये कुछ ये डायग्राम्स कुछ ऐड किए आपको जस्ट कंपोनेंट्स को समझाने के लिए कि भाई कंपोनेंट्स आपके कुछ आपके यूजर एंड पे क्लाइंट साइड पे होंगे, कुछ आपके एप्लीकेशन सर्वर पर होंगे, कुछ आपके डेटाबेस की लेयर पे कुछ कंपोनेंट्स होंगे। तो अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स भी है, लेयर्स भी हैं। कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं, ठीक है। तो लेयर भी आपको हर जगह नजर आएंगी, कंपोनेंट्स भी आपको हर जगह नजर आएंगी। अब क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हाउ दिस कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। तो अगर आप ये इन दो को देख लो, शेड और ब्लैक बोर्ड को, तो दोनों में आपको यही नजर आ रहा था, सराउंडिंग में कंपोनेंट्स, बीच में एक डेटा स्टोर या बीच में एक कंपोनेंट, दोनों में नजर आ रहा था ना। लेकिन दोनों की वर्किंग में कितना फर्क था,
ठीक है। तो अब आर्किटेक्चर, हर आर्किटेक्चर स्टाइल में आपको कंपोनेंट्स नजर आए, और अगर आप उनको डिफरेंट लेवल्स पे देखना चाहो, लेयर्स भी नजर आ जाए, वो तो ठीक है। लेकिन आपने इसके साथ और कंस्ट्रेंट्स देखने कि ये कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, कैसे ये ऑर्गेनाइज हुए हैं, तो वो हमारा फिर कंसर्न होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बस लास्ट चीज पे खत्म करते हैं। ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है, जो आप यूएमएल की डायग्राम है, जिसे हम कहते हैं कंपोनेंट डायग्राम। ठीक है। जैसे आप विजुअल पैराडाइम में क्लिक करने से आपको यूज केस और वो चीजें मिल जाती है, इसी तरह आपको कंपोनेंट डायग्राम भी मिल जाती है। ठीक है। ये सिंपल रिक्वायर्ड इंटरफेसेस के लिए, और ये सिंपल आपके पास प्रोवाइड इंटरफेस के लिए। ठीक है, कुछ इस तरह से आप एक डायग्राम बना के अपने कंपोनेंट्स शो कर सकते हो। ठीक है। क्लास डायग्राम जब हम बनाते हैं ना, तो उस पे तो हम पे ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप लेट्स से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो, ठीक है, तभी क्लासेस बनाओगे। ठीक है। लेकिन कंपोनेंट डायग्राम में आपके पास अगर कंपोनेंट डायग्राम को देखो, तो इसमें डजेंट मैटर कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो, आपके सिस्टम में कंपोनेंट्स होंगे ना, तो ये कंपोनेंट डायग्राम आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, आप पे कोई क्वेश्चन हो तो करें।